नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है लॉ एसेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 482 है, जो कि बात करता है हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को। दोस्तों, ये टॉपिक ज़्यादातर आपका मेंस का अगर पेपर है उस पर भी पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो पहले हम समझेंगे सेक्शन 482 क्या है, कब यूज़ होता है और इसका पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या है। आप जब भी अपने मेंस में आंसर्स लिखते हैं, हमेशा याद रखना सेक्शन को ब्रेक करके लिखना है, सेक्शन का पर्पस क्या है, किस ऑब्जेक्ट के लिए वो सेक्शन डाला है, आपको इसको अपने केस लॉ के सपोर्ट के साथ बताना है, सो दैट यू कैन फैच अ वेरी गुड मार्क्स इन योर मेंस राइटिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 482 है क्या। सेक्शन 482 अगर हम पढ़ें तो ये सिंपल लैंग्वेज में इनहेरेंट जो पावर है हाई कोर्ट की उसके बारे में बात करता है। अब इनहेरेंट पावर है क्या? देखिए, वास्तव में ये कोई नई पावर नहीं है हाई कोर्ट के पास। एक्चुअल में ये वो पावर है जो हाई कोर्ट प्रिजर्व करके रखता है अपने पास, और हाई कोर्ट कुछ सर्टेन कंडीशन में इस पावर का इस्तेमाल करता है। वो कुछ कंडीशन कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट झूठी एफआईआर कर दी तो हाई कोर्ट में वो व्यक्ति यानी कि जो विक्टिम है, ठीक है। अब विक्टिम यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे विक्टिम का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर ए ने बी के अगेंस्ट क्या करा है, एक एफआईआर दर्ज करा है। ए यहाँ पे जिसने कंप्लेन करी है और बी जो यहाँ पर एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड को ये लगता है कि भाई मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर करी है इसने गलत करी है, तो वो पिटिशनर बन के हाई कोर्ट में जाता है कि इस एफआईआर को क्वैश करी जाए। तो वो कौन कौन सी 3 कंडीशन है ये आपको समझना है। सबसे पहली बात, टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर द कोड, यानी कि इस कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत किसी भी ऑर्डर को इफेक्ट में अगर लाना है तो सेक्शन 482 की जो पावर है उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। सेकंड, कब ये 482 सेक्शन यूज़ होता है? टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, यानी कि जब कोर्ट का जो इस्तेमाल है वो किस लिए हो रहा है? किसी को अब्यूज़ करने के लिए हो रहा है। तो इस केस में उस प्रोसेस जो कि किसी को अब्यूज़ करा जा रहा है, यानी कि जहाँ पर कानून का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, ऐसे केस में भी इसको रोकने के लिए हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है 482 में हम उसको यूज़ करते हैं। और तीसरा, टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय, अल्टीमेट एम क्या है? न्याय दिलाना, उसको सिक्योर करा जाए। तो यहाँ से सवाल ये आ सकता है एक तो कि 482 की पावर कौन यूज़ करता है? ऑब्वियसली हाई कोर्ट यूज़ करता है। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि क्या जो हाई कोर्ट की ये पावर है, क्या इसको एज ए सुमोटो यूज़ कर सकता है? देखिए, ऑब्वियसली जो 482 की जो पावर है उसको हाई कोर्ट एज ए सुमोटो यानी कि अपने आप में भी संज्ञान ले सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई बहुत ही ग्रॉस क्या हो रहा है, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो इस पावर को एज ए सुमोटो भी यूज़ करा जा सकता है। अब एक सवाल आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई आखिर इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इस सेक्शन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी कोर्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। भाई हर कोर्ट का अल्टीमेटली पावर क्या है? कि सबको न्याय मिले। तो उसको सिक्योर करने के लिए ही इस सेक्शन को बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किन किन कंडीशनों में इसको यूज़ करा जाता है और किन किन कंडीशनों में यूज़ नहीं करा जाता है विद केस लॉ। जैसे कह रहा है, इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर डिज़ायरेबल टू ले डाउन रूल। सही बात है कि कोई परफेक्ट हमारे पास यहाँ पर एक सर्कमस्टांसेस नहीं है या कुछ ऑथेंटिकेटेड एग्जॉस्टिव कोड नहीं है कि किन किन कारणों पे इसका यूज़ होना है नहीं होना, लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो इनहेरेंट पावर है वो कुछ कंडीशनों में यूज़ नहीं होती। तो पेपर में यहाँ से एक सवाल आ सकता है आपके पास कि चलो 482 बताओ क्या होता है, फिर ये भी कहा जा सकता है 482 किन कंडीशनों में यूज़ नहीं होता। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को मेंशन करना है। पहला, अगर कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी स्टैच्यूट जो ऐसे मैटर की बात करता है जहाँ पे 482
को यूज़ नहीं करा सकते या एक्सप्रेसली उसको डिनाई कर रहा है, ऐसा प्रोविज़न है, तो उस केस में 482 को यूज़ नहीं करा सकता। या फिर 482 को यूज़ करने से जो कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है कोड का मतलब यहाँ पे सीआरपीसी का, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो अपने आप में फेल हो जाएगा या इनकंसिस्टेंट होगा अल्टीमेटली, यानी कि जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस अचीव नहीं होगा। तो ऐसे केस में सेक्शन 482 का यूज़ नहीं होगा। और कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो कि नॉन क्रिमिनल है, यानी कि कस्टम एक्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर प्रोसीडिंग होती है, तो वहाँ पर 482 का यूज़ नहीं हो सकता। अब कुछ केस लॉ है जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चंस अगर आ रहे होंगे कि कब कब ये यूज़ होता है, कब कब यूज़ नहीं होता है, वो और क्लियर हो जाएंगे। और आपको पेपर में इन इम्पॉर्टेंट ये केस लॉ है जो आपको मेंशन करने हैं। सबसे पहला केस लॉ है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें कुछ कह सकते हो सिचुएशन या इंस्टेंसेस को बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कब कब हाई कोर्ट क्या कर सकती है, अपने इस इनहेरेंट पावर को यूज़ कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि वेयर द एलिगेशन इन द एफआईआर और कंप्लेन इवन इफ दे आर टेकन एट देयर फेस वैल्यू डू नॉट प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। यानी कि अगर एफआईआर में कुछ ऐसे एलिगेशन है या कंप्लेन में जिसको अपने आप अगर प्राइमा फेसी देखें तो कहीं से ये नहीं लगता कि एक्यूज के खिलाफ या एक्यूज ने कोई ऑफेंस करा है, तो ऐसे केस में एक्यूज को बेवजह परेशान करना नहीं रहेगा। तो उस केस में वो व्यक्ति उस एफआईआर को क्या कर सकता है, क्वेश कराने के लिए 482 में जा सकता है और हाई कोर्ट उस पावर को यूज़ कर सकता है। एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन कहता है कि वेयर द एलिगेशन इन द एफआईआर और अदर मटेरियल डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस जस्टिफाइंग एन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट under an order of a magistrate with the purview of section 155 subsection 2। ये कहता है कि अगर एलिगेशन एफआईआर में या और किसी कंप्लेन में, ठीक है, वो ऐसे हैं जिससे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो अगर एफआईआर में जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो उस केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसी केस में करती है जो क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो अगर एफआईआर में जब ऑफेंस कॉग्निजेबल ही नहीं है तो ऐसे केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, पुलिस को जो 156(1) का जो सबसेक्शन 1 का प्रोविजन है वो फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उसको मजिस्ट्रेट से क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर लाना पड़ेगा। ऐसा ही थर्ड पॉइंट कहता है कि वेयर एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि जहां एफआईआर में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब ऑब्वियसली आपको बात है एफआईआर एक्चुअल में रजिस्टर कब होती है, जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो। बट अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी एफआईआर रजिस्टर होगी तो ऑब्वियसली बात है पुलिस प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे। तो अगर ऐसे में एफआईआर करी है जो कि अपने आप में नॉन कॉग्निजेबल है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो अगेन इट इज़ है अगेंस्ट द प्रोसीजर, अगेंस्ट द लॉ। तो ऐसे केस में भी आप 482 में यूज़ हो सकता है। या ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग which is manifestly attended with malafide and or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive due to private vengeance। मतलब जहाँ पर किसी व्यक्ति ने सपोज करो ए और बी पड़ोसी है, ए की बी से दुश्मनी है किसी चीज़ को लेकर, और ए क्या करता है अपनी खुंदस निकालने के लिए या दुश्मनी के लिए बी के ऊपर क्या करता है मुकदमा, झूठा मुकदमा जो है वो लगा देता है। तो ऐसे केस में झूठा मुकदमा लगाया उसने, ठीक है ना, बदला लेने के लिए, तो इंटेंशन यहाँ पे एक ही गलत थी। तो ऐसे केस में जो बी है वो क्या कर सकता है 482 में बेनिफिट ले सकता है। अब एक और केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें भी बताया गया था कि हाई कोर्ट कब कब अपनी पावर यूज़ कर सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है, बस आपको केस जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, उनको आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है केस लॉ, क्योंकि अपने आंसर को यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद द केस लॉ, अदरवाइज इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू कन्विंस द एग्जामिनर एंड यू वोंट फैच अ गुड मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा कि आप जो भी लिख रहे हो यू मस्ट हैव सपोर्ट योर आंसर विद द केस लॉ।
ओके गाइस, तो ये ज़रूर याद रखना स्पेसिफिकली। अब एक और चीज़ आता है, हम जो बात करते हैं, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे एक और बताना थी कि कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्यों लिमिटेशन पीरियड होता है। एक बात हमेशा याद रखना, ऑल्दो लिमिटेशन पीरियड यानी कि आप किसी भी अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो आप ऑब्वियसली कि उसको क्वेश कराने के लिए एक सर्टेन पीरियड तक क्या करोगे, पहुंचोगे। तो जनरली 90 डेज़ का पीरियड होता है। अगर 90 डेज से ऊपर भी हो जाए तो आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि आप क्यों डिले हुए हो। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मान लो आप मेडिकली अनफिट थे या फाइनेंशियली एक इशू था या आप इलिटरेट थे। दीज आर द सर्टेन इशू, बट जनरली जो पीरियड होता है 90 डेज़ का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट केस है दैट इज़ ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत अच्छा केस है। इस केस का मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। इस केस में ये हुआ था कि एक व्यक्ति को जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, 420 का जो 420 का सेक्शन है आईपीसी में, उसमें उसको कन्विक्ट करता है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उस मजिस्ट्रेट ने जो उसको कन्विक्ट करा होता है उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, सेशन जज में अपील डालता है। और जो उसने अपील सेशन जज में डाली होती है उसी के दौरान जो कि उसकी जो अपील होती है पेंडिंग होती है सेशन जज में, उसी टाइम पे वो क्या करता है, उस ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए भी क्या करता है, एक पिटिशन एप्लीकेशन डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति था वो और दूसरे पार्टी के बीच में यानी कि सेटलमेंट हो गया है, तभी वो क्या कर रहा है, उस ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए एप्लीकेशन डालता है। और इसी दौरान वो क्या करता है, 482 के तहत हाई कोर्ट में क्या करता है, उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए जाता है। किस आधार पे कि भाई ऑफेंस को कंपाउंड हम कर चुके हैं तो इसलिए मेरी जो एफआईआर है उसको क्वेश करा जाए। लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है, उसको डिसमिस कर देता है। अब वो क्या करता है, एसएलपी डालता है सुप्रीम कोर्ट में और उसकी एसएलपी को कोर्ट जो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और दो दो जो जज यानी कि 2 जज बेंच जो होता है वो देखता है कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने करा है सही करा है नहीं करा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही गलत एक कह सकते हैं रुख इख्तियार करा है, क्योंकि जब ऑफेंस अपने आप में दोनों पार्टी के बीच में सेटल हो चुका है तो उसको लिंगर ऑन करना अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है। और ऐसे में विदाउट एनी रीज़न क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना इज़ आई मीन अगेंस्ट द इंटरेस्ट और टाइम वेस्ट भी है ये। तो ऐसे में जब दोनों पार्टी सेटलमेंट हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज सेट हो चुका है दोनों पार्टी के बीच में, तो ऐसे में हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए था, उसको 482 के तहत रिलीफ देनी चाहिए थी और उसकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी उसको क्वेश करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं करा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एसएलपी जो एक्सेप्ट करता है और उस एफआईआर को क्या करता है, आदेश देता है कि हाई कोर्ट क्या करे, अपने उस ऑर्डर को रेक्टिफाई करे और अल्टीमेटली 482 के यूज़ करके उसको क्या कर देता है, रेक्टिफाई कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई मीन केस लॉ है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द 482। अपने पेपर में आप इस तरीके से लिखना, ये सेक्शंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट और इससे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। और आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो आप अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और इसी तरीके से अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आएंगे, क्योंकि यूपी जुडिशरी आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 2022 में ही, क्योंकि 2021 तो ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया अब। तो मान के चलो अपनी इसलिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। ओके गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। अगर कोई डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट करिए और जो रीजनेबल डाउट होगा तो उसके आंसर मैं ज़रूर दूंगा। ओके गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 482। थैंक यू।